लेक्चर नंबर 15 की तरफ हम जा रहे हैं और इस लेक्चर नंबर 15 में हम 3 टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक, डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम इसके अंदर एक्स रेज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मोज़ले लॉ इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये 3 टॉपिक इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। इसको एक और नाम भी दिया जा सकता है, इसको हम ये भी नाम दे सकते हैं समरफेल्ड मॉडिफिकेशन। क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट्स थे वो किसने रिमूव किए, तो वो बोअर ने किए थे। और बोअर के जो डिफेक्ट्स आए, जो इसने पास्टुलेट दिए थे, उसमें जो डिफेक्ट्स आए वो समरफेल्ड ने, इसलिए समरफेल्ड मॉडिफिकेशन भी इसको कहते हैं। अब हम इसमें डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। पहला डिफेक्ट ये है कि बोअर एटॉमिक मॉडल सिर्फ उन एटम या आयन को एक्सप्लेन करता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी हम इनको कह सकते हैं। यानी बोअर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर लेगा, इसी तरीके से हीलियम आयन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर सकता है, Li+2 आयन इसका स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर सकता है। क्योंकि बोर इन सब के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो बोर एटॉमिक मॉडल उन एटम या आयन को एक्सप्लेन करता है या उनका स्पेक्ट्रम या उनकी स्टेबिलिटी या उनकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन कर सकता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक मौजूद हो। जबकि बोर एटॉमिक मॉडल पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बोर एटॉमिक मॉडल हीलियम को एक्सप्लेन करता है या लिथियम को या बेरिलियम को, तो आप कहेंगे बेरिलियम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो पहला डिफेक्ट हमें समझ आता है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, एक हमें इससे क्लियर होता है, कैन नॉट एक्सप्लेन, स्पेक्ट्रम इनके ये नहीं एक्सप्लेन कर सकता पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसको एक्सप्लेन नहीं करता, जबकि मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करता है। दूसरा इसमें डिफेक्ट जो मौजूद है वो ये है कि बोर ने एक एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उनको बारे में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ये बोर कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। और आपको पता है कि एक सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल है, इसका मतलब है ये 2 डायमेंशनल में रिवॉल्व करता है। जबकि मॉडर्न रिसर्च कहती है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि वो 3 डायमेंशनल में रिवॉल्व करता है। और वो 3 डायमेंशन में बेसिकली एलिप्टिकल फॉर्म में रिवॉल्व करता है। जैसे मैं आपके सामने अगर ये बना दूं तो इसको हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, इसी तरीके से ऐसे बना दें, एलिप्टिकल फॉर्म में बना रहा हूँ, एलिप्टिकल फॉर्म की फॉर्म में रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर एलिप्टिकल फॉर्म में 3 डायमेंशनल में रिवॉल्व करता है। तो सेकंड डिफेक्ट ये है कि मॉडर्न रिसर्च कहती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर 3 डायमेंशनल में रिवॉल्व करता है, जबकि ये कहता है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो ये भी इसका एक डिफेक्ट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इट कैन नॉट एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वो 3 डायमेंशनल है, इसको एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरीके से डिफेक्ट नंबर 3 हमारे पास है, ये 2 अफेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता। एक को हम नाम देते हैं ज़ी-मैन अफेक्ट और एक को हम नाम देते हैं स्टार्क अफेक्ट। बोर एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन ज़ी-मैन एंड स्टार्क अफेक्ट। अगर मैं आपसे कहूँ ज़ी-मैन क्या है, तो यहाँ से बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। इनमें फ़र्क, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो याद ना रहे तो इसमें एम आ रहा है, जिसमें एम आ रहा है वहाँ से याद रख लें कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र होगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम वो होता है जिसको आप थोड़ी सी एनर्जी दें तो जिसके इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर में चले जाए। When excited hydrogen atom is placed in magnetic field,
ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज सेपरेटेड इनटू अ फाइन लाइन, एक लाइन मजीद छोटी छोटी लाइन में डिवाइड हो जाती है, दिस इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये सेम वही डेफिनेशन है, व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज सेपरेटेड इनटू अ फाइन लाइन, दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो बोर एटॉमिक मॉडल ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, जबकि इसमें डिफरेंस भी आ जाता है कि ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है या स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। तो बताया आपको कि जब एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, एक स्पेक्ट्रल लाइन मजीद छोटी छोटी लाइन में डिवाइड हो जाए, उसे ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। और अगर एक एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और एक लाइन जो है स्पेक्ट्रल लाइंस, कलर की लाइंस, जो स्पेक्ट्रम की लाइंस है, वो मजीद फाइन लाइंस में डिवाइड हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। और बोर एटॉमिक मॉडल ना ज़ीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन करता है ना स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन करता है। इसी तरीके से इसमें एक और डिफेक्ट है, ये जो किसी भी बेसिकली एटम का फाइन स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन नहीं करता। यानी एक लाइन जब मज़ीद लाइन में डिवाइड होती है तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देता, क्योंकि इसने सिर्फ एक क्वांटम नंबर यूज़ किया था इन लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जबकि आपको पता है कि किसी भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन के लिए 4 क्वांटम नंबर की ज़रूरत होती है। तो ये हम इसके लिए ये कह सकते हैं, इट कैन नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, किसी एटम का फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता। फिर इसके बाद ये भी है कि इसने बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जब वो न्यूक्लियस के बाहर किसी फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और एक ख़ास वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है। तो इसके अपोज में श्रोडिंगर हाइजेनबर्ग ने कहा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ या वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली। वो कहता है एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या वेलोसिटी दोनों एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है, जबकि इसने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एक ख़ास वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है और एक ख़ास ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा होता है, जबकि वो कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इसको बेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो श्रोडिंगर ने दी थी। तो ये बच्चों डिफेक्ट्स थे, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल आप याद कर लें कि बोर एटॉमिक मॉडल सिर्फ उन एटम या आयन को एक्सप्लेन करता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरा, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिसे हम 2 डायमेंशनल वे कह सकते हैं, जबकि मॉडर्न रिसर्च कहती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर 3 डायमेंशनल में रिवॉल्व करता है और एलिप्टिकल फॉर्म में रिवॉल्व करता है। इसी तरीके से बोर एटॉमिक मॉडल ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरीके से जो हमारे पास बोर एटॉमिक मॉडल है, एक फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसी तरीके से बोर के साथ जो हाइजेनबर्ग की कंट्राडिक्शन है वो यही है कि वो कहता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है और वेलोसिटी है वो दोनों एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल थे। अब हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक एक्स रेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्स रेज। इसको ज़रा आपने फोकस करना है, रीडिंग टाइप टॉपिक है, तो इसको ज़रा कोशिश करें कि अच्छे तरीके से चीज़ बात समझ आ जाए जो आपको बताई जा रही हैं। एक्स रेज, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स रेज किसने डिस्कवर्ड की, तो एक्स रेज डिस्कवर्ड की, एक्स रेज was discovered by Wilhelm Röntgen in 1895। इसने भी अपरेटस कौन सा यूज़ किया? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही था। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ही आपके सामने बनी हुई है। इसने क्या किया कि कैथोड रेस पास कराई और एक हैवी मेटल एनोड, एक ऐसा एनोड सामने लगाया जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा था, हैवी मेटल एनोड यूज़ किया। जब कैथोड रेज हैवी मेटल एनोड से टकराती हैं तो वहाँ से एक नई रेज अमिट होती हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? एक्स रेज। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स रेज कैसे अमिट होती हैं, व्हेन कैथोड रेज कोलाइड विद हैवी मेटल एनोड
हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन आर emitted which are called एक्स-रेज। जब कैथोड रेज हैवी मेटल एनोड से टकराती हैं, वहाँ से एक नई रेज एमिट होती हैं जिनको हम एक्स रेज कहते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें ज़हन में रखनी हैं, जैसे एक्स रेज की वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है जी, वेवलेंथ इनकी शॉर्ट होती है। इसी तरीके से सेकंड, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, हाई होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी हाई होगी। थर्ड, पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, किसी चीज़ में से गुजर जाने की पावर क्या होगी, वो भी हाई होगी। और ये ऑल डायरेक्शन में अमिट होती हैं, ऑल डायरेक्शन में ये अमिट होंगी, दे आर अमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। और जो एक्स रेज हैं, इनकी जो हमारे पास समझ लें कि नेचर है, वो डिपेंड कर रही होगी टारगेट मेटल के ऊपर। टारगेट मेटल के चेंज होने से इनकी नेचर जो है वो चेंज हो जाती है। नेचर ऑफ एक्स रेज डिपेंड अपॉन टारगेट मेटल, जिसको हम एनोड कह रहे हैं, जिसके साथ कैथोड रेज टकराती हैं तो वहाँ से रेज जो अमिट होती हैं, इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेंगी कि यहाँ जो टारगेट मेटल है वो चेंज होने से ये चीज़ एक्स रेज की जो करेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाती हैं। अब हम इसमें देखते हैं तो एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर, एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर हमारे पास इनको आपस में रिलेट करने लगे। एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर, आपको पता है कि जो हमारे पास 1913 टू 1914 इसके दौरान मोज़ले एक साइंटिस्ट है, और आप जानते हैं कि ये रदरफोर्ड का स्टूडेंट भी है। इसने इनकी करेक्टरिस्टिक स्टडी करना शुरू की। जब इसकी करेक्टरिस्टिक स्टडी करना शुरू की तो उसने चंद प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर देखी। उसने यहाँ पे ये जो टारगेट मेटल है एनोड, यहाँ पे 38 मेटल वो रिप्लेस करता रहा। कभी एक मेटल लगाता, कभी दूसरी लगाता, कभी तीसरी, 38 मेटल यहाँ पे उसने रिप्लेस की। यानी उसने शुरू किया अल्मुनियम से और चलता गया गोल्ड मेटल तक, अल्मुनियम से गोल्ड तक। ये 38 मेटल्स हैं, 38 मेटल्स यहाँ पे उसने एनोड की जगह रिप्लेस किए। और उसने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। जब वो 38 मेटल यहाँ पे रिप्लेस करता है तो उसने देखा है कि जो हमारे पास एक्स रेज की रेंज आ रही है वो आ रही है जी 0.0, जो वेवलेंथ रेंज है 0.04 से लेकर 0.08 एंगस्ट्रॉम के दरमियान इनकी वेवलेंथ रेंज जो है वो हमारे पास आ रही है। और फिर उसने ये भी देखा कि जो हमारे पास ये टारगेट मेटल है अलॉन्ग द पीरियड जब चल रहा है, वो टारगेट मेटल चेंज होने से एक्स रेज की वेवलेंथ रेंज जो है वो भी चेंज हो रही है। इस बेस पे उसने अपना कंक्लूजन निकाल दिया, जिसको हम मोज़ले लॉ आजकल पढ़ रहे हैं। उसने कंक्लूजन क्या निकाला, उसने ये एक कंक्लूजन ये निकाला कि जो वेव लेंथ होती है वो अटामिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे अगर ऐसा मेटल लग रहा है जिसका अटामिक नंबर ज़्यादा है तो फिर शॉर्टर वेव लेंथ वाली एक्स रेज अमिट होंगी। इसलिए उसने उनको दो में डिवाइड कर दिया। एक को नाम दे दिया के सीरीज़ एक्स रेज, के सीरीज़ एक्स रेज। इनको हम शॉर्टर वेव लेंथ कह सकते हैं, शॉर्टर वेव लेंथ। इनकी वेव लेंथ शॉर्ट होती है। इसी तरीके से दूसरी टाइप उसने एल सीरीज़ एक्स रेज निकाली। दूसरी टाइप उसने क्लासीफाई की एल सीरीज़ एक्स रेज, और ये आपके पास लॉन्गर वेव लेंथ एक्स रेज कहलाती हैं, लॉन्गर वेव लेंथ। ये हमारे पास उसने तो एक कंक्लूजन तो उसने ये निकाला कि जो एक्स रेज हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक के सीरीज़ और एक एल सीरीज़। के सीरीज़ एक्स रेज को शॉर्टर वेवलेंथ कहते हैं और एल सीरीज़ एक्स रेज को लॉन्गर वेवलेंथ कहते हैं। दूसरा उसने पॉइंट ये बताया कि अगर जो वेवलेंथ है वो अटामिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अटामिक नंबर। अगर अटामिक नंबर ज़्यादा वाला मेटल यहाँ लगाओगे तो वेवलेंथ कम आएगी। तीसरा पॉइंट उसने ये निकाला कि फ्रीक्वेंसी जो है
वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर के, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो तो एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होता है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इसके बाद एक उसने रिलेशन दिया जिसको हम मोज़ले रिलेशन पढ़ते हैं, मोज़ले लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ते हैं, और वो हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फॉर्म उसने ये दी, न्यू अंडर रूट, ये आपको पता है फ्रीक्वेंसी है, ए इंटू जेड माइनस बी। इसमें जो न्यू है उसको तो आप पढ़ते हो जी, फ्रीक्वेंसी है ये, फ्रीक्वेंसी, और ए जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। ए एंड बी इनको हमारी बुक ने लिख दिया है कांस्टेंट। वैसे थोड़ा सा फ़र्क है, ए को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं और बी को स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। हर मेटल का एक अपना कांस्टेंट है, बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, लेकिन हमारी बुक में तो मेंशन है ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो ए को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहेंगे, बी को जो है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहेंगे। इसकी वैल्यू मेटल की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब हमारे पास ये जो एक्स रेज हैं, इनके अंदर जो के सीरीज़ है, एल सीरीज़ हैं, बच्चों आपको पता है कि एक्स रेज बेसिकली कैसे एमिट हुई। इनको, इसकी रीज़न ये कुछ ऐसे है कि यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस बना दें, ये मुख्तलिफ शेल बनाते हैं। अब जैसे ही कैथोड रेज हैवी मेटल एनोड से टकराती हैं तो उसके इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। तो अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो के सीरीज एक्स रेज कहलाएंगे। लेकिन अब इसमें भी दो टाइप्स आ जाएंगी, के अल्फ़ा। के अल्फ़ा कब होंगी? जब इस जगह से इलेक्ट्रॉन अगर एक्सपेल होता है, के शेल से इलेक्ट्रॉन एक्सपेल होता है, तो उसकी जगह को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एल से आएगा, तो फिर उसको नाम देंगे के अल्फ़ा। और अगर कि एल शेल की बजाय नेक्स्ट वाले शेल से आ जाए, एम शेल से आ जाए, तो उसको के नाम देंगे के बीटा। इसी तरीके से एल जो हमारे पास है, एल सीरीज एक्स रेज, उसमें भी के अल्फ़ा होंगी, एल अल्फ़ा होंगी, एल बीटा होंगी। एल अल्फ़ा कब होंगी? जब नेक्स्ट वाले शेल, उसके साथ वाले एडजेसेंट शेल से इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है एल शेल से, उसकी जगह को फिल करने के लिए जब वो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ आएगा तो फिर इसके अंदर एल अल्फ़ा होगा, एम से आएगा। अगर नेक्स्ट एन शेल से जंप करके अगर इसमें आ रहा है तो फिर वो एल बीटा होंगी। क्योंकि आपको पता है एक्स रेज और गैमा रेज में फ़र्क यही है कि एक्स रेज जो हैं वो शेल से एमिट होती हैं, जबकि गैमा रेज न्यूक्लियस से एमिट होती हैं। अब इसके यूजेस क्या थे? एक्स रेज की यूजेस क्या हैं हमारे पास? एक्स रेज का सबसे पहला यूज़ तो ये लाया गया, जब ये टेक्निक आई तो सबसे पहले जो पर्सन था उसकी बोन ब्रेक हुई, तो उसके आर्म की ब्रेक जो बोन है उसकी सेटिंग के अंदर सबसे पहले एक्स रेज को यूज़ किया गया। तो हम कह सकते हैं सेटिंग ऑफ बोन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड क्या यूज़ है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, यानी हम किसी भी क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो इससे स्टडी करते हैं। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड वो हम स्टडी कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम इंटीरियर फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो एक बच्चों यूज़ बताया कि इसने बेसिकली पहला यूज़ ये था, और आजकल भी हम देखते हैं कि जब भी किसी बंदे की बोन ब्रेक हो जाती है तो उसको सबसे पहले कहा जाता है एक्स रेज कराएं। एक्स रे कराया जाता है तो पता चलता है कि उसकी पोजीशन क्या है। तो बेसिकली तो पोजीशन लोकेट करने के लिए इसको आजकल मेडिकल फील्ड में यूज़ करें। दूसरा ये है कि अभी हम पढ़ते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो एक्स रे की मदद से एक्सप्लेन हुआ। तो देखो किसी मालिक्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसकी मदद से एक्सप्लेन हो सकता है। किसी सब्सटेंस का जो बेसिकली इंटीरियर फोटोग्राफ है वो भी आप इससे ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्स रेज के बारे में था। तो